नाउ बच्चे, आज की क्लास में मैंने आपको 3 प्रिंसिपल मेरे रह गए थे फ्योल के, आज वो कंप्लीट कराने थे। आज मैं आपको वो तीनों प्रिंसिपल्स कंप्लीट करा के आपको फ्योल के पूरे 14 प्रिंसिपल एक फटाफट 5-10 मिनट में रिवाइज भी करा दूंगा। ये मेरा चैलेंज है आप लोगों से। आज की क्लास के अंदर बड़े सिंपल से लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आपके साथ डिस्कस करने आया हूं। आज की क्लास का सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। पहले इसका मीनिंग समझो फिर लिखेंगे। कहते हैं मैंने कंपनी ओपन करी, मेरी कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट भी है, मिडिल लेवल भी है और सुपरवाइजरी लेवल भी है। अगर डिसीजन सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल लेगा, चाहे डिसीजन छोटे वर्ग का हो, चाहे डिसीजन बड़ी बात का हो, चाहे छोटा डिसीजन हो चाहे बड़ा डिसीजन हो, छोटे से छोटा डिसीजन, बड़े से बड़ा डिसीजन अगर 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 टॉप लेवल लेगा, कौन लेगा बच्चे? टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो हम इसे कहते हैं सेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं बच्चे? सेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट। कहते हैं जिस कंपनी में सभी डिसीजन, सारे डिसीजन, चाहे वो छोटे लेवल के हों, चाहे वो छोटे मतलब छोटे से डिसीजन हो छोटी बात को लेकर, चाहे वो किसी बड़ी बात को लेकर हो, अगर सारे डिसीजन टॉप लेवल लेता है, सारे डिसीजन कौन लेता है? टॉप लेवल। कौन लेता है बच्चे? टॉप लेवल। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम सेंट्रलाइज्ड, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है अगर डिसीजन सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल लेता है, अगर डिसीजन सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है तो हम इसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? सेंट्रलाइजेशन। लेकिन अगर टॉप लेवल जो है वो सिर्फ बड़े डिसीजंस ले और रूटीन मैटर के जो डिसीजन है वो मिडिल और सुपरवाइजरी लेवल को खुद लेने दें, अगर टॉप लेवल ऐसा कह दे कि भाई देखो बड़े जो रूल्स एंड पॉलिसीज और स्ट्रेटजी है वो तो मैं बनाऊंगा, अब कैसे इंप्लीमेंट करना है, कौन सा सप्लायर चुनना है, क्या करना है, वो सब आप देखो, वो सब आप देखो। मिडिल वालों को बोल देते हैं, मिडिल वाले आगे सुपरवाइजरी को भी टास्क दे देते हैं और कहते हैं कि ठीक है छोटे मोटे काम का डिसीजन तुम खुद ले लो। तो डिसीजन टॉप लेवल भी ले रहा है, मिडिल लेवल भी ले रहा है और सुपरवाइजरी लेवल भी ले रहा है। तो जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सभी लेवल्स को मिल जाए, जब डिसीजन लेने की पावर, जब डिसीजन लेने की पावर, डिसीजन लेने की अथॉरिटी सभी लेवल्स को मिल जाए, टॉप को भी, मिडिल को भी और सुपरवाइजरी यानी कि लोअर लेवल को भी, तो इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं बच्चे? डिसेंट्रलाइजेशन। तो दोनों में फर्क समझ आया? सेंट्रलाइजेशन अगर डिसीजन सिर्फ और सिर्फ, इंग्लिश में बोले ओनली एंड ओनली टेकन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो हम इसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अगर डिसीजन लेने की अथॉरिटी, अगर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी डिस्पर्स कर दी जाए, बांट दी जाए सभी लेवल्स में, टॉप लेवल में भी, मिडिल में भी और लोअर लेवल में भी, तो इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब आगे बढ़ते हैं। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, हम कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड भी नहीं हो सकते, हम कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड भी नहीं हो सकते, तो हमें सिचुएशन के मुताबिक बात करनी होती है। हमें देखना होता है कि कब, अगर तो लगता है कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करे या ना करे, अगर डिसीजन रिलेटेड टू प्रोजेक्ट है तो फिर तो टॉप लेवल, मतलब अगर आपको लगता है कि आप छोटी एंटिटी हो, अगर आपको लगता है कि आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज या नंबर ऑफ डिपार्टमेंट ज्यादा है ही नहीं, इसका मतलब आप एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आप सेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो, तो अकेले आप डिसीजन ले सकते हो। क्यों? क्योंकि ज्यादा काम नहीं है करने को। इसका मतलब सेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट कब अप्लाई होता है? जब कोई ऑर्गेनाइजेशन छोटे लेवल की हो, मध्य वर्ग की हो या छोटे वर्ग की हो, तो उस केस में सेंट्रलाइजेशन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास वर्कलोड ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन स्कूल या कॉलेजेस की तरह हो, यानी कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, एक्सपेंडेड ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है जी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हजारों बच्चे पढ़ रहे हो,
तो सर ऐसे में फिर आप सेंट्रलाइजेशन नहीं कर सकते, आपको डिसेंट्रलाइज्ड होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है बच्चे? डिसेंट्रलाइज्ड। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, जो बच्चों के एग्जाम कब होंगे, बच्चों से कितनी फीस लेनी है, ठीक है जी, ये सारी चीजें टॉप लेवल डिसाइड करता है। किस क्लास की कितनी फीस होगी, ठीक है जी, बच्चों का एग्जाम और यूनिट टेस्ट कौन कौन से डे पे होंगे, कौन से मंथ में होंगे, ये सब टॉप लेवल डिसीजन लेता है मीटिंग के अंदर। लेकिन सिलेबस में क्या क्या आएगा ये टीचर्स को पता है। ये किसको पता है? टीचर्स को। कितना सिलेबस पूछा जाना चाहिए ये टीचर्स को पता है। क्यों? क्योंकि पढ़ा तो हो रही है। तो टॉप लेवल वाले जो हैं वो भी डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन, रिगार्डिंग फीस ऑफ स्टूडेंट, लेकिन सिलेबस कितना कितना आएगा ये डिसीजन मिडिल और लोअर लेवल वालों का है, यानी कि टीचर्स का हो जाता है। तो पॉइंट इज दैट ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब जहां डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बढ़ जाए, जिस ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बढ़ जाती है सभी लेवल्स में, उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? डिसेंट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं बच्चे? लाउडली बोलो, डिसेंट्रलाइजेशन। दोबारा बोलो, डिसेंट्रलाइजेशन। तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट से चलाया जा सकता है, बट जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो बड़ी एंटिटीज होती हैं, बिग मछलियां, बड़ी मछलियां जो उनसी होती हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें डिसेंट्रलाइजेशन के साथ ही चलाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सारे डिसीजन टॉप लेवल नहीं ले सकता, उनको मिडिल लेवल पे और सुपरवाइजरी लेवल पे डिपेंड होना पड़ता है। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, छोटी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइजेशन। कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड भी नहीं हो सकते और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड भी नहीं हो सकते। इसका मतलब डिपेंड्स ऑन सिचुएशन है। डिपेंड्स ऑन क्या है? सिचुएशन। अगर डिसीजन सिर्फ टॉप लेवल लेगा तो सेंट्रलाइज लगेगा, अगर डिसीजन सभी ले सकते हैं, हर प्रकार के लेवल ऑफ मैनेजमेंट ले सकते हैं, तो वो डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट कहलाएगा। अब आप लिख सकते हो, मेरे पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ, फिर मैं आपको इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स लिखूंगा। लो सर, टी शेप बना लो सर, एक तरफ पॉजिटिव एस्पेक्ट और एक तरफ नेगेटिव एस्पेक्ट। तो सबसे पहले पॉजिटिव की साइड पे लिखते हैं, पॉजिटिव की साइड पे आओ सर। पॉजिटिव, अगर फ्योल कहता है अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो कर लो, अगर आप अपनी एंटिटी में सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कर लो, अगर आप अपनी एंटिटी को साइज के मुताबिक सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट पे ढाल लो, तो क्या फायदा होने वाला है? तो पॉजिटिव एस्पेक्ट नंबर 1 सबसे फेमस, आपका सबसे फेमस, इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ गोल। मैंने क्या कहा था, ये पॉइंट तो हर जगह चिपकाना है आपने। इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ गोल, मतलब गोल्स आपके अचीव होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि अगर डिसीजन टाइम पे होगा, रीजन भी सुन लो ना, अगर डिसीजन टाइम पे ले लिया जाए तो इंप्लीमेंट भी टाइम पे होगा और सक्सेस भी टाइम से पहले ही हासिल होगी। तो रियलाइजेशन हम लिखते हैं इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ गोल। पहला पॉजिटिव पॉइंट है इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ गोल्स। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट लिखो, दूसरा क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग, इसका मतलब जब आप सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। टॉप लेवल वाला अपने लेवल के डिसीजन लेगा, मिडिल वाला अपने पार्ट पे और सुपरवाइजरी वाला अपने पार्ट पे। ये डिसेंट्रलाइजेशन में होगा। और अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो पता ही है कि सारे डिसीजन टॉप लेवल ने लेने हैं, तो सोचने की बात ही नहीं है। तो क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चे? क्विक डिसीजन मेकिंग। मतलब ये आपको पहले से सोचना है कि सेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट पे चलना है या डिसेंट्रलाइजेशन। क्विक डिसीजन मेकिंग, दूसरा पॉजिटिव पॉइंट था क्विक डिसीजन मेकिंग। दोबारा बोलता हूं, क्विक डिसीजन मेकिंग। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट, हेल्प टू रिड्यूस बर्डन ऑफ मैनेजर। अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट पे चलें
अगर हम किस पे चलते हैं, डिसेंट्रलाइज, तो सब अपने अपने पार्ट पे डिसीजन लेंगे। इसका मतलब जो बर्डन है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सबसे ज्यादा बर्डन टॉप लेवल पे रहता है, क्योंकि सारी चीजों के डिसीजन अगर टॉप लेवल लेगा तो टेंशन में टॉप लेवल है, मिडिल और लोअर लेवल तो रिलैक्स है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ इंप्लीमेंट करना है। लेकिन यही अगर डिसेंट्रलाइजेशन आ जाए तो बर्डन जो है मैनेजर के क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि वर्कलोड जो है वो बढ़ जाएगा, वर्कलोड बढ़ जाएगा। तो हेल्प टू रिड्यूस बर्डन ऑफ मैनेजर, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉजिटिव पॉइंट था, हेल्प टू रिड्यूस बर्डन ऑफ मैनेजर। और लास्ट पॉइंट लिखो पॉजिटिव पॉइंट, स्मूथ वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन आराम से अपना काम, आराम से अपने टारगेट, आराम से अपने गोल्स अचीव करती जाएगी, स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो चार पॉजिटिव बातें प्योल कहता है, अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो कर लो तो चार पॉजिटिव बातें आपके सामने आएंगी। सबसे पहला, गोल्स इफेक्टिवली रियलाइज होंगे, यानी कि फुलफिल होंगे। दूसरा, डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाएगी। तीसरा, वर्कलोड जो मैनेजर का है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। और लास्ट, स्मूथ वर्किंग रहेगी ऑर्गेनाइजेशन। अब आ जाओ नेगेटिव पॉइंट पे, किस पे बच्चे, नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे। तो नेगेटिव नंबर 1, अगर हम इस प्रिंसिपल को इग्नोर कर दें, अगर हम कहें छोड़ यार देखी जाएगी, जब डिसीजन की बात आएगी तब की तब देखेंगे कौन लेगा, अगर ऐसा हो जाए कि छोड़ यार डिसीजन जब टाइम आएगा तब देखेंगे, तो गोल्स कभी भी टाइम पे अचीव नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग में डिले होने वाला है। तो पहला पॉइंट लिखो, गोल्स में नॉट अकम्प्लिश प्रॉपरली। ये नेगेटिव पॉइंट में पहला पॉइंट है, नेगेटिव एस्पेक्ट का। गोल्स में नॉट अकम्प्लिश, गोल्स में नॉट अकम्प्लिश प्रॉपरली, गोल्स आपके प्रॉपरली अकम्प्लिश नहीं हो पाएंगे, गोल्स में नॉट अकम्प्लिश प्रॉपरली। दूसरा नेगेटिव पॉइंट, डिले इन डिसीजन मेकिंग, डिले इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में देरी होगी, डिले इन डिसीजन मेकिंग, डिले इन डिसीजन मेकिंग। तीसरा पॉइंट लिखो नेगेटिव पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन में नॉट फंक्शन स्मूथली, ऑर्गेनाइजेशन में नॉट फंक्शन स्मूथली। मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, आपके सामने है सारे पॉइंट। ऑर्गेनाइजेशन में नॉट फंक्शन स्मूथली, ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली फंक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब यही नहीं पता कि डिसीजन लेना किसने है तो लास्ट मोमेंट पे जाके तो आप पजल ही हो जाओगे। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करेगा, ऑर्गेनाइजेशन कभी भी स्मूथली काम नहीं कर पाएगा। तो 3 नेगेटिव पॉइंट लिखे, गोल्स अकम्प्लिश नहीं हो पाएंगे, डिसीजन मेकिंग में डिले होगा और ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली नहीं चल पाएगी। ठीक है जी, तो ये 3 नेगेटिव एस्पेक्ट आपके पास थे इस प्रिंसिपल को इग्नोर करने पर। तो पॉजिटिव पॉइंट भी हो गए, नेगेटिव पॉइंट भी हो गए। अब एक बार इस प्रिंसिपल को गो थ्रू कर लो।